बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं नमरा तारिक। अच्छा, वैसे अभी ये लग रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बतन से जो निकलने वाली आईनी बेंचेस की जो तश्कील है वो अब होने जा रही है। आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त का। अब 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास भी इस वक्त तलब कर लिया गया है और इजलास में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और इसके अलावा वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, इसके अलावा अगर देखा जाए तो फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब, शिबली फराज और खातून रुकन जिनका हमने पहले भी जिक्र किया था रोशन खुर्शीद भरोचा, वो शिरकत करेंगी। मुख्तलिफ इस पर सियासी आरा भी हैं वैसे, और जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में, मुख्तलिफ बार्स ने भी और सियासी जमातों ने इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिसमें इस्तदा इस वक्त ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के बिलखसूस ऐसे कुछ 9 सेक्शंस हैं जिनको गैर आईनी करार दे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या कमीशन जो है वो डेडलॉक का शिकार हो जाएगा और फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम नागुज़ीर होगी हुकूमत के लिए। सवाल लिए चलते हैं जी, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं आमिना शेख साहिबा और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं साद रसूल साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। हाउ आर यू गाइस डूइंग? सबसे पहले तो ये बताएं, और आमिना ये बताएं कि एक तो ये मामला है कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हुकूमत के लिए 27वीं आईनी तरमीम का एक मसला है, लेकिन उससे पहले जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया उसका एजेंडा भी उसके बारे में भी हमें कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। एजेंडा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जो आईनी बेंच है उसके जजेस का इंतखाब किया जाए, क्योंकि जो आईनी बेंच के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे ही ऑल्सो हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द जुडिशल कमीशन। तो वो एक जो पोजीशन है वो अभी वेकेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी तक सिलेक्ट ही नहीं किए गए। उसका तरीका जो है वो बड़ा ईजीली दिया गया है इसके अंदर कि पहले 5 जजेस नॉमिनेट करेगा जुडिशल कमीशन आईनी बेंच के लिए, और उनमें से जो सीनियर मोस्ट होगा उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें, देखें, जहाँ तक डेडलॉक की बात है ना जो आप कह रही हैं, मैं समझती हूँ कि ये अच्छी बात है कि सब लोगों का इनपुट आना चाहिए, और ये पहली दफ़ा हमने इस तरह का जुडिशल कमीशन बनाया है जिसमें हुकूमत की भी रिप्रेजेंटेशन है, अपोजिशन पार्टीज़ की भी है, गवर्नमेंट पार्टीज़ की भी है, लेजिस्लेचर से भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जुडिशरी से भी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और सबके इनपुट के साथ जब होगा तो सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि जो हम पहले आने वाले गुजरे हुए टाइम्स के अंदर ये देखते रहे हैं तमाशा कि जी आज मैं नाराज़ हूँ, आज ये जज बिका हुआ है, आज ये ऐसे हो गया है, इसने उसकी फेवर कर दी। सो आई एम होपफुल कि हम, वैसे तो वही वाली बात है कि हम अपोजिशन जमात का जो हरकतें पहले देख रहे हैं कि पहले बुरा भला भी कह रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं, साथ हिस्सा भी बन रहे हैं, तो उनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर सेंसिबली चीज़ों को देखा जाए तो मैं समझती हूँ इट शुड बी पॉजिटिव, एंड अगर सब लोग ऑन बोर्ड है तो फिर उनका जो डिसीजन होगा कमीशन का उसको भी ऑनर करना चाहिए, और उन जजेस की जो जजमेंट्स होंगी उनको भी ऑनर करना चाहिए। ठीक हो गया। साथ साहब, आप क्या समझते हैं कि कमीशन डेडलॉक का शिकार हो सकता है, और अगर हो जाता है हुकूमत के लिए 27वीं आईनी तरमीम ये नागुज़ीर हो जाएगी? देखिए, शायद 27वीं आईनी तरमीम या कोई इस तरह की तरमीम तो करनी पड़े जिसके अंदर जो सुकुम रह गए हैं 26वीं तरमीम में उनको ठीक किया जाए। ठीक, आमना साहिबा ने अभी बड़ी अच्छी बात की कि कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ये बात दुरुस्त नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जुडिशल मेंबर्स की कम रिप्रेजेंटेशन है, नॉन जुडिशल मेंबर्स की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। जो नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं उसमें हुकूमत की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ऑपोजिशन की कम रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर इसको ये कह दिया जाए कि सबका एक कंसेंसस है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है। अच्छा, दूसरी बात जो आमना साहिबा ने की वो ये थी कि इससे कंट्रोवर्सी कम होगी। वो जो पहले होता था कि इसका जज है वो उसका जज है, ये कम होगा। बसद एहतराम ये चीज़ इससे बढ़ जाएगी। अच्छा, पहले तो पार्लियामेंटेरियंस जो सियासतदान थे, जो प्योरली सियासतदान हैं, जिनका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी कि हम लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल को अगर साइड पे भी करते हैं, जो प्योरली सियासतदान हैं वो इस कमीशन का हिस्सा नहीं थे। इसके बावजूद, सियासत के बावजूद बात ये होती थी कि ये फ़लाँ का जज है, ये फ़लाँ का जज है। हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की टर्म के अंदर देखा कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। अब जबकि जजेस की अपॉइंटमेंट इस जुडिशल कमीशन में अगर इस तरह का मौका आ गया, जिसकी कि बहुत ज़्यादा सूरत है या हो सकती है कि जज साहिबान जितने भी इस जुडिशल कमीशन में हैं वो एक तरफ का वोट करें। लेट से वो कहें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जुडिशल जो आईनी बेंच है उसका सरबराह बनना चाहिए। लेट से कि जजेस कहें कि उनको बनना चाहिए। ठीक,
اور مفروضے کی بات ہے کہ اگر حکومت کہے اور دیگر پارلیمان کہیں کہ نہیں بننا چاہیے تو ایک ایسی سچویشن آ جائے گی جہاں پہ اگر تمام ججز بھی اکٹھے ہوں تو بھی حکومت اپنی مرضی کا آئینی بینچ اور اس کا سربراہ لگا سکے گی. تو اس سے کنٹروورسی کم نہیں ہوگی میرے خیال میں, اس سے کنٹروورسی زیادہ ہوگی. اور آمنہ صاحبہ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم آلریڈی ایک ایسے سیاسی ماحول میں رہتے ہیں جس میں سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگا رہے سیاسی عدم استحکام ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہے, ایک دوسرے کی خواتین کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں, لوگوں کو گھروں سے گھسی. ایسے ماحول کے اندر اگر جوڈیشری کے اندر اپوائنٹمنٹ پہ سیاستدان حاوی آ جائیں تو پھر کیسے آپ لوگوں کو اس میں روکیں گے؟ I'm sorry to cut you, سعد, لیکن میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پورا کانسیپٹ جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم کا وہ ہے یہی کہ ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. جیسے ہم نے کل بھی عدلیہ نہیں, عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم عدلیہ دیکھیں, دیٹ از دا پوائنٹ کہ ہم نے سب کو ایک تو جو اسپیس دی ہے. پہلے پارلیمنٹ کا کوئی ایز سچ رول ہی نہیں تھا, کیونکہ جب صرف اٹارنی جنرل اور لا منسٹر اس کا حصہ تھے تو پارلیمنٹ کا ایز سچ کوئی رول ہی نہیں تھا. ہم نے تو خود اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جب گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ ڈیسیجن لے, جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ان پٹ جوڈیشری کی بھی شامل ہو, اس میں حکومت کی بھی ہو, اس میں اپوزیشن کی بھی ہو. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بہت ٹرانسپیرنٹ انداز سے ہو سکتا ہے. ایک اور چیز نمرہ میں بہت ضروری چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے, جو آئینی ترمیم کی گئی, وہ آج کے لیے تو نہیں ہے نا. اگر کل کو پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے, کسی کی بھی حکومت آتی ہے, تو تب بھی حکومت کی اتنی ریپرزنٹیشن رہے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ تب حکومت کی ریپرزنٹیشن. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ پی ایم ایل این نے اپنے لیے کچھ کر لیا, یہ اپنے لیے نہیں کیا, یہ پارلیمنٹ کو مضبوط اور پارلیمنٹ کی پاورز میں اضافہ کرنے کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس پہ ایک جو مسئلہ, بلکہ یہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم, جی پلیز. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے کر لیتے تو زیادہ مناسب تھا. اگر آپ اپنے لیے اس تھوڑے سے وقت کے اندر اپنی مرضی کی تعیناتی کر لیتے تو چلیں, یہ ایک ایسا سیاسی لمحہ ہے جس کے اندر ہر قسم کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا جن لوگوں کی ریکوریز ہوئی اٹارنی جنرل صاحب کے بیان کے بعد, انتظار پنجوتا صاحب کی, ہم ہر قسم کی عجیب قسم کی باتیں اس ملک میں دیکھ رہے ہیں. اپنے لیے کر لیتے تو یہ صرف 2 سال کا مسئلہ تھا. اب آپ نے کیا یہ کہ ایک ایسی چھری, ایک ایسی بندوق بنا دی جس میں ہر وقت کی حکومت, ایک میرے جیسا بندہ جس کا کسی پولیٹیکل سیاست کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن قانون سے تعلق ہے, عدالتوں سے تعلق ہے, آئین سے تعلق ہے, بنیادی حقوق سے تعلق ہے. میں اسی بات سے تو ہم عوام آپ سے بات کر رہی ہے, یہ کوئی سیاسی بات نہیں. اگر پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہوتی تو بھی یہ بات غلط تھی کہ حکومت کی اور پارلیمان کے پارٹیزن لوگوں کی جوڈیشل کمیشن کے اندر اس طرح کی آواز ہو. جو بات آمنہ صاحبہ نے کی اور لوگ بھی کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. 18ویں ترمیم کے وقت جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی جس کو کہ ایک منیر بھٹی کا کیس ہے جس کے تحت غیر مؤثر کر دیا گیا. آپ اس پارلیمنٹری کمیٹی کو جس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہے, جو جوڈیشل کمیشن کی نامینیشنز کو یا کنفرم کرتی ہے یا نہیں کرتی, آپ اس کو امپاور کر دیتے. آپ نے کہا نہیں, اس جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی ریپرزینٹیٹیو ہماری میجورٹی ہوگی اور جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی ہم پارلیمنٹیرینز کو لے کے آئیں گے. جو مقصد آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑا نوبل مقصد ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جو طریقہ آپ نے لیا اس سے آج آپ, کل پیپلز پارٹی, پرسوں پی ٹی آئی, تمام لوگ, جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی. اور عدالت کا کام ہی کیا ہے اگر وہ عوام کو حکومت وقت سے کے ایکشن سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو اس کا کیا کام ہے؟ جوڈیشری کا نہیں, اس کے اندر میں ایک چیز بہت ضروری ایڈ کروں گی. میرا نہیں خیال کہ جو جوڈیشری ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کو حکومت وقت سے بچائے. آئی فیل پاکستان کے اندر جو اتنی زیادہ انریسٹ ہم دیکھ رہے ہیں, نہیں نمرہ, اصل ایشو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہم اتنا انریسٹ جو دیکھ رہے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے حکومت کو, کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو, ایک ولن کا رول دے دیا ہوا ہے. عوام اور حکومت should be on one page. جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ حکومت آپ کی دشمن ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ سیویئر بن جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نعرے لگوانے ہوتے ہیں. وہ کبھی ایک ڈیم فنڈ شروع ہو جاتا ہے, کبھی اس سے پہلے ایک اور موومنٹ شروع جاتی ہے کہ جی یہ مسیحا آ گئے ہیں اور یہ آپ کو حکومت کے جلاد سے بچائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کے لاسٹ آرگیومنٹ پہ بھی میں یہ کوشچن کرنے لگی تھی کہ آپ جو بات کریے نا کہ جو بھی حکومت ہوگی کل کو پیپلز پارٹی کی لت سے آ جاتی ہے, تو یہی میرا بھی آرگیومنٹ تھا کہ کیا پھر اس طرح تو
जो भी हुकूमत आएगी उसके मफाद में जा रही है ना। और मैं नहीं, सॉरी not just एक that. जुमला कथा जी, कलामी जी, की please. बात आमना हमने ये बात तो सीखी ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से है। हमें तो पैनमा के दरमियान में सिखाया गया, हमें पैनमा के बाद इमरान खान साहब के टाइम पे जब नैब न्याजी गठजोड़ मरियम नवाज साहिबा कहती थी, दीगर लोग कहते थे, हमें तो बताया गया कि भाई हुकूमत एक ऐसी चीज़ है जो अपोजिशन को लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकती है, और आपके पास उसका डिफेंस क्या है? डिफेंस ये है कि आप अदालत के अंदर चले जाएंगे और कहेंगे कि हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिसने सबसे ज़्यादा ये ढंढोरा पीटा कि फलां का गठजोड़ है और ये FIA इस तरह है और नैब इस तरह है, अब आपने जब अदालतें हुकूमत के हवाले कर दी तो फिर उस FIA नैब से कल को आपको कौन बचाएगा? हमारा सिस्टम के साथ इसमें मसला है, किसी सियासी पार्टी के सिस्टम के साथ मसला मसला है। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले साथ साहब आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा? आपको क्या लगता है? जस्टिस मंसूर का नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो कि एक इंडिपेंडेंट जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, सीनियर मोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर उनकी बड़ी गिरफ्त है। मेरे ख्याल में हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड ना बनाए। जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे तो हुकूमत के इन्हीं के लॉ मिनिस्टर साहब बार बार कह सके, 2-3 दफ़ा उन्होंने फरमाया कि अगर हम आइनी बेंच बनाएंगे तो काजी फाइज ईसा साहब को वहाँ ले जाएंगे, यानी कि आप एक चीफ जस्टिस को आइनी बेंच का हेड बनाने को तैयार थे। जब आइनी अदालत का हेड बनाने को तैयार थे, जब आइनी बेंच की बात हुई तो लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ने फिर से कहा कि अगर इसके अंदर एज लिमिट इंक्रीज हो जाए तो काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच का हेड होंगे। बहुत अच्छी बात है, चीफ जस्टिस होता ही एक बहुत ही मोतबर शख्स है, आप उसको बनाएं। आपको जस्टिस याया अफरीदी के अंदर एक बहुत अच्छे चीफ जस्टिस दस्तयाब हैं। मुझे यकीन है कि कोई भी मुस्बत हुकूमत जस्टिस याया अफरीदी को इस बेंच का हेड बनाएगी। ठीक हो गया। मैं इनकी बात नोट कर रही थी कि इन्होंने कहा कि हमारी चीफ जस्टिस जो बहुत इंडिपेंडेंट जज है, तो मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू नो साद साहब कि आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आप बाकी सारे जजेस की इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो इंडिपेंडेंट जज है? अगर आपने सीनियर अगर 10 बंदे इंडिपेंडेंट जजेस हों या 17 बंदे इंडिपेंडेंट जजेस हों तो आप पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है हम इसमें से इंडिपेंडेंट नंबर 6 बनाते हैं। अगर सारे इंडिपेंडेंट है तो 1 से शुरू कर दें, फिर आप पिक और चूज क्यों करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि सारे फिर आप चीफ जस्टिस से शुरू करें। आपने इन्होंने फिर कहा आप चीफ जस्टिस से शुरू करें। अगर तमाम लोग, या तो आप कहें कि तमाम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है और बताएं कि क्यों नहीं है, उनके खिलाफ 209 के अंदर रेफरेंसेस भेजें, उनको फारिग करें। अगर तमाम जज इंडिपेंडेंट हैं तो चीफ जस्टिस से शुरू करें, फिर नंबर 4 से 5 से शुरू करने की तो कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, उसके अलावा भी 2 सीनियर तरीन जजेस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात हो गई, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। आमिना, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन होगा सरबराह? देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बिल्कुल हो सकता है कि चीफ जस्टिस हो। ज़रूरी बात ये है कि जो रूल्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी ममानियत नहीं है। कमीशन जिसको चाहे 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है, उन 5 में से जो सीनियर मोस्ट होगा। कहीं पे ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि आपने सीनियर मोस्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके जाना है जुडिशल बेंच के अंदर, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जिन 5 का नाम दिया जाएगा, उन 5 में से जो सीनियर मोस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो सरबराह चुना जाएगा। सो आई थिंक ये इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। परसों जब इसकी मीटिंग होगी जुडिशल कमीशन की तो जब हमारे सामने चीजें आ जाएंगी। लेकिन एज ही सेड, मेरा नहीं ख्याल कि अगर जस्टिस याया अफरीदी भी उस बेंच का हिस्सा बनते देन ऑब्वियसली डेफिनेटली ही विल बी द सीनियर मोस्ट। तो इसके अंदर कोई कबाहत ना है, ना हुकूमत वक्त को है, ना कोई ऐसी बात है, बट जो कमीशन कलेक्टिवली डिसाइड करेगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। ठीक हो गया। साथ साथ सूबाई सतह पे आ जाते हैं। अब सूबाई सतह पे आईनी बेंचेस की तश्कील का क्या तरीकाकार है, क्या मामला होगा, वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा? 26वीं तरमीम के अंदर जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके अंदर तमाम सूबों को अपनी अपनी हाई कोर्ट्स के अंदर आइनी बेंच की तकर्री करने के लिए अपनी असेंबलीज में से एक रेजोल्यूशन पास करनी है। ओके। तो यानी कि पंजाब असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसके बाद जुडिशल कमीशन के थ्रू पंजाब के अंदर एक आइनी बेंच की तकर्री होगी, एक या एक से ज़्यादा की। अब सवाल ये है, और ये सवाल हुकूमत वक्त को 26वीं तरमीम के वक्त कॉन्टम्पलेट करना चाहिए था, कि अभी हमने देखा 2 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक दूसरे जज साहब ने 2 मेंबर के बेंच ने 26वीं तरमीम के ऊपर नोटिस जारी कर दिया और कहा कि क्योंकि अभी तक सिंध हाई कोर्ट ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं की तो हम तमाम लोग ये मुकदमा सुन सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि केपी की असेंबली और वो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करती तो क्या होगा?
उनके तमाम जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरह पे काम करते रहेंगे। जब आप आइन की कोई तरमीम देखें, जब आप आइन का कोई मैकेनिज्म देखें, तो या उसमें कोई डेडलाइन लगाएं या उसका कोई कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करें। आज आपकी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी, अगर वो रेजोल्यूशंस पास नहीं करती या वो रेजोल्यूशंस अंडू कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच चल रहा होगा जो आईनी बेंच होगा और बाकी तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर नहीं होगा और तमाम जजेस 199 सुन रहे होंगे। I completely agree with it कि उसका कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जैसे मैंने कहा कि जो हुकूमतों में और आवाम में तसादुम है, और ये जो पुराने वक्तों में हम ये चीज़ें नहीं देखते होते थे, ये 2013 के बाद हमने देखा कि जी हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये जैसे इन्होंने क्योंकि खुद राइटली सो केपी की मिसाल दी, अब उन्होंने मुखालफत बराए मुखालफत करनी है। यहाँ पे जुडिशल कमीशन में उनके मेंबर्स बैठ के उसी आईनी बेंच के मेंबरान को सिलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन केपी में शायद वो कह दें कि जी हम नहीं मतलब हम मजीद क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं सूबाई सतह पे, आपको लग रहा है? मेरी इस्तदा ये है, और आमना साहिबा इज सच एजुकेटेड पर्सन इन दी अपनी पार्टी के लीगल पर्सपेक्टिव के अंदर भी, कि आप जब आईनी तरमीम देख रहे हों, ये कोई छोटी मोटी कानून साजी तो नहीं है, ये आइन की तरमीम है। मेहरबानी करके इसके कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी तरह देखें। ये जो अब बात है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से चीफ जस्टिस ना नॉमिनेट कर सके कमीशन जो पार्लियामेंट्री कमेटी, तो फिर क्या होगा, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। अगर प्रोविंशियल असेंबलीज अपना रेजोल्यूशंस पास ना करें तो क्या होगा, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं पता। क्राइटेरिया क्या होगा, किस चीज़, कौन सा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसके ऊपर बेंच फॉर्मेशन की सिलेक्शंस होंगी, कोई क्राइटेरिया नहीं पता। आईनी तरमीम को मेहरबान आप कैसे डिटर्मिन करेंगे? एक रेगुलर केस के अंदर अगर एक पुलिस वाला किसी को रोक लेता है और कहता है कि मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाएं, या वो उसको धक्का दे देता है, तो एक तो पुलिस वाले के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी, दूसरा इसके अंदर एक आईनी मुकदमा है कि स्टेट की क्या पावर है एक सिटीजन को किसी जगह पे चेक करने की। आपने डिफाइन नहीं किया कि क्या ये तमाम मुकदमात उस एक बेंच के सामने जाएंगे और बाकी सारी अदालतें खाली बैठी रहेंगी, सिर्फ रिकवरी के मुकदमे सुन रही होंगी। अगर मेहरबानी करके हुकूमत वक्त अपने एलाइज के साथ, दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इन इश्यूज को कॉन्टेम्पलेट कर ले, थोड़ा सोच ले इस बारे में, थोड़ा इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख ले, तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें इनको वैसे ही थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। ठीक हो गया, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं आमिना? नहीं, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग कि वी नीड टू मेक थिंग्स मच क्लियर। लेकिन जाहिर बात है कि ये चीज़ें आइन के अंदर तो नहीं लिखी जाएंगी, ये तो फिर आगे रूल्स और प्रोसीजर्स के अंदर होगा। ये आइन के अंदर लिखी जाने वाली बात नहीं है कि अगर केपी के असेंबली जो है वो नहीं मानेगी तो हम क्या करेंगे। केसेस किस तरह डिफाइन होंगे? क्या आईनी बेंचेस के पास कौन से केसेस? वो तो जो आपकी कमेटी है दैट विल डिसाइड ऑब्वियसली। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है, आमना साहिबा की बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि ये चीज़ें आइन के अंदर नहीं मौजूद होनी चाहिए, इसमें थोड़ी ज़्यादती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा कि 2/3 मेजॉरिटी से जो पार्लियामेंट की कमेटी है जिसमें हुकूमत को मुतनासिब नुमाइंदगी हासिल है, वो मेजॉरिटी हासिल है, वो चीफ जस्टिस की तैनाती करेगी। कल आप ऑपोजिशन के अंदर होंगे, आज आप हुकूमत में, कल ऑपोजिशन में होंगे। अगर 2/3 मेजॉरिटी उस कमेटी में नहीं बन पाती तो क्या होगा? चीफ जस्टिस कौन होगा? क्या ये आइन में नहीं होना चाहिए? इस पे रूल्स बनने चाहिए। भाई आप आइन के अंदर कॉन्टेम्पलेट करें ना। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। आज तो एक प्रोसेस चल पड़ा, आपकी एक छोटी सी पॉलिटिकल सेटलमेंट थी, लेकिन हमने देखा जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है तो दोनों साइड्स की आपस में पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो सकती। किसी एक बंदे पे मोहसिन नकवी साहब की तैनाती लैदा हुई, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होती है तो पॉलिटिकल सेटलमेंट किसी एक नाम पे नहीं हो पाती, चेयरमैन नैब के ऊपर नहीं हो पाती, कल को चीफ जस्टिस पे नहीं हो पाएगी। तो आइन के अंदर नहीं लिखना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो रूल्स में डिटरमिन होगा। इस चीज से मैं आई डिसएग्री विद दैट पॉइंट, बिकॉज हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि क्या हम हर चीज़ के लिए इस तरह, तो फिर हम, मेरा हाल है, देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके पास, यूके के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। सो हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बेहतर करना है। क्या हम हर चीज़ के मसले का हल जस्ट बिकॉज हमारे पास एक ऐसी पार्टी आ गई है जो किसी की किसी बात को मानने को तैयार नहीं है, जिनके पास पॉलिटिकल नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन ही नहीं करते, तो क्या उनके लिए हम उन्होंने कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, कब असेंबली में आना है, हर चीज हम आइन में लिखना शुरू कर देंगे? या हमें अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बेहतर करने की जरूरत है? गुजारिश ये है कि कब उठना है, कब सोना है, इसमें और चीफ जस्टिस कौन होगा, बट आपने जो एग्जांपल दी है ना, आपने ये कहा कि जी किसी दिन कभी डेडलॉक आ जाए तो डेडलॉक को रिजॉल्व हमने डेमोक्रेटिक तरीके से, बाकी तमाम चीजें कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट को आप नहीं सिलेक्ट कर सकते तो क्या होगा, उसका
आइन के अंदर उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर एग्री नहीं कर सकते, आइन के अंदर उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, वो कैसे जाएगा अदालत के अंदर उसको। तो जब चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन है तो हमारी उठने जागने से तो हमारी गुफ्तगू जारी रहती है जी, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहती है जी। एक ब्रेक के साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू पब्लिक पल्स। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अंडर डिस्कशन है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 नवंबर का पेशावर का जो जलसा था उसको मनसूख कर दिया, जबकि अली अमीन गंडापुरा वो ये कह रहे हैं कि हमने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है। अब हम लोग बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने कल पहले तो मुलाकात की बानी पीटीआई से, और फिर मुलाकात के बाद जब वो बाहर उन्होंने मीडिया टॉक किए तो ऐसा उन्होंने मुलाकात के हवाले से नहीं बताया कि क्या हुआ, डिस्कशन क्या हुई, क्या बातचीत हुई, लेकिन 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर इकट्ठे होने की उन्होंने कॉल जरूर दी। और अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि ये आखिरी जंग साबित होगी। 9 नवंबर को तहरीक इंसाफ अपने अगले लाएवल का ऐलान भी करने जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कुछ रोज से एक और चीज जो कि ऑब्जर्व की जा रही है पार्टी रहनुमाओं की, कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात लास्ट टाइम आपको याद होगा कि नहीं हो पाई थी। उस पर मुझे याद आ रहे हैं असद कैसर साहब ये कहते हुए कि क्या हम सियासत पे बात ना करें तो मौसम के हवाले पे बात करें। लेकिन इसके अलावा एक और जो शिफ्ट देखा जा रहा है वो ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की तरफ से पर्टिकुलरली वो कोई सहाफ़ियों से ऐसा बात नहीं करे जैसे वो पहले किया करते थे। ये खामोशी इस वक्त किस जानिब इशारा कर रही है? क्या इस सब खामोशी के पीछे कोई डील का आंसर है? ये सवाल मेरा नहीं, इस वक्त तमाम जो हल्के हैं उनका ये सवाल, और ये सवाल लेके पहले आमिना की तरफ जाते हैं। आमिना, ये खामोशी क्यों है? देखिए, खान साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हो सकता है कि उनको ये रियलाइज़ हो गया हो, अल्लाह करे कि उनको ये रियलाइज़ हो गया हो कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स इस तरह की स्टेटमेंट्स दे सकता है। शायद उनको ये रियलाइजेशन हो गई हो, या हो सकता है कि वो कोई कोशिश। देखिए, बात ये है कि हम सब ने देखा कि पहले वो मिन्नतें तरले कर रहे थे, फिर उन्होंने गालम गलोच करनी शुरू कर दी। जब उनकी मिन्नत तरले की कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया तो फिर उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद साइकियाट्रिस्ट भी जो है इमरान खान साहब की दिमाग में क्या चल रहा है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो खुद भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक शख्स जो सुबह एक और बयान देता है, शाम को एक और बयान देता है, शायद साथ साहब इस पे कोई रोशनी डाल सके कि इमरान खान साहब खामोश क्यों है। कुछ लेकिन इस पे मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि मिसकम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा है। इमरान खान को कोई और चीज पता चलती है, कुछ पता चलती है, कुछ नहीं पता। देखिए, यकीनन ऐसा होगा, क्योंकि देखिए ये पार्टी इटसेल्फ इस वक्त टूट फूट का शिकार है। कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी साहब टीवी पे आते हैं, वो कहते हैं जी मैं इस तमाम लीडरशिप को मानता ही नहीं हूँ, ये तो पीटीआई का कभी हिस्सा ही नहीं थे। जो लीडरशिप है उसके अंदर, जो करंट लीडरशिप है उसके अंदर भी हम देखते हैं, एक दिन नवीद मरवत साहब जो है वो उनके सुपर हीरो होते हैं, अगले दिन उन्हीं के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो, आप इसको डिस्कस कर रही हैं, लेकिन ये खुद इतनी तोड़ फूट का शिकार है। इसके ऊपर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा या किसी भी तज्ज़ियाकार का क्या मौक़िफ़ होगा? आई थिंक ही कैन प्रॉब्ली कमेंट बेटर ऑन दैट। He definitely wants to comment on that, and I'm very eager to hear his comment. Likewise. चलें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बेहद गलतियां करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत सारी गलतियां की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारी गलतियां की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने हिस्से की बहुत सारी गलतियां कर रहा है। लेकिन हुकूमत को और हमारी स्टेट की मशीनरी को एक बुनियादी सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वक्त है। आप हुकूमत में हैं, आप शायद इस बात को डिनाई कर दें, लेकिन एक बुनियादी सवाल पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इमरान खान के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी क्या वजह है? चले, कुछ कहते हैं कि 80-90% है, कुछ कहते हैं 20-30% है, लेकिन एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी। लैक ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपोजर, आई बिलीव। देखिए, आपकी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, आप हुकूमत हैं या आपके लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये तो मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि हुकूमत को फोकस करना चाहिए आवाम को एक्सपोजर देने पे, पढ़ाने पे। स्कूल के करिकुलम के अंदर हमें सिविक स्टडीज ऐड करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हर शख्स मान गया है कि मरियम नवाज साहिबा तो एक एजुकेशन चीफ मिनिस्टर है ना। जैसी उनकी तहरीर है, जैसी उनकी लिखाई है, जैसी उनकी ज़बान है, जैसी उनकी शाइस्तगी है। मुस्लिम लीग नून तो एक एजुकेशन पार्टी है, मतलब हमेशा जब आती है सड़कें नहीं बनाती, कोई और काम नहीं करती, गाली गलोच नहीं निकालती, सिर्फ फोकस करती है एजुकेशन पे, क्योंकि लोगों उनको पता है ना कि जब आवाम एजुकेटेड होगी तो उनके साथ होगी। भाई, आप थोड़ा आंखें खोलें। ये मुल्क जो है वो 90 की दिहाई में नहीं रहा। यहाँ पे 4 लोग मिलके एक ऐसा झूठ नहीं अब बुन सकते जो आप सब लोगों को कन्विंस कर लें। आप पता करने की कोशिश करें कि क्या वजह है।
کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ جب آپ اس وجہ کا تعین کر لیں گے تو پھر آپ اس کو ایڈریس بھی کر سکیں گے. جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے کہ بیان آیا نہیں آیا, اس کے وکیل کو پکڑ لیں, اندر بند کر دیں, بیوی کو ادھر کرتے ہیں, اس سے بات نہ کروائیں, 18 تاریخ 2 تاریخ. آپ نہیں سمجھتے بھائی کہ گزارش یہ ہے کہ اس کا کوئی آپ پرماننٹ سولوشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اگر نہیں کرنا چاہتے تو جو بندہ بھی اس کے ساتھ ہے آپ کہیں یہ جاہل ہے, یہ انتشار پسند ہے, یہ فلانا ہے, وہ 80-90% لوگ ہیں. اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے تو گورنمنٹ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہی نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. کیا آپ نے یہ دیکھا, آپ ایک چھوٹا سا سروے کرا لیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کرنے والے لوگوں میں سے کتنا حصہ, اور صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے کیونکہ میں خود پالیٹکس کا حصہ رہی ہوں بہت سالوں سے, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر میں نے جب when I was even not a member, I've seen this گیلری سے بیٹھ کے بھی, کہ جب کوئی شخص اٹھ کے اپنی تقریر میں گندے الفاظ استعمال کرتا تھا, جب گالم گلوچ کرتا تھا, تو عمران خان صاحب اس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے ویسے, صرف تحریک انصاف کی نہیں. عمران خان صاحب کا جو انوگریشن ایڈریس تھا جی, جس کے اندر یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے گہراؤ کر لیا اور کیسی کیسی زبان استعمال کی گئی, ایسی زبان استعمال کی گئی کہ خواتین کو ایوان چھوڑ کے جانا پڑا, یہ تمام سیاسی پارٹیز نے کیا ہے. مہربانی کر کے عوام کی بات سنیں, پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے, آپ حکومت وقت ہیں, آپ کے پاس میجورٹی ہونی چاہیے, کیا وقت ہے کہ وہ آپ سے متنفر ہیں اور دوسری سائیڈ کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس کو اپنے پولیٹیکل لینس سے دیکھتے رہیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر وہ ہم سے متنفر ہوتے حکومتی جماعتوں سے, تو اس وقت چاروں صوبوں کے اندر حکومتی جو اتحاد ہے, دو صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے. 8 فروری کو سویپ کیا نا پاکستان کے طول و عرض میں نون لیگ کے لوگ نکل آئے اور انہوں نے سویپ کر دیا. I expect better comments from him as a lawyer. اگر کوئی ایسی چیز کورٹ آف لا کے اندر پروف ہو جاتی ہے اور اگر ایسی کوئی ججمنٹ آتی ہے تب تو الگ بات ہے, بٹ ابھی تک تو یہ سارے ایکوزیشنز ہیں نا, تو I don't expect to build his argument over mere speculations. گزارش یہ ہے کہ جس کسی کا بھی یہ خیال ہو کہ پاکستان کے اندر یہ اسپیکولیشن ہے کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی کم ہے اور دوسروں کی زیادہ ہے, وہ مہربانی کر کے پاکستان کے کسی انڈیپینڈنٹ پول کو اٹھا کے دیکھ لیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جب تک کوئی ججمنٹ نہیں آتی تو تب تک بات نہیں مانی جاتی. ہمیں مسلم لیگ نون نے سکھایا کہ جب ججمنٹ آ بھی جائے پینما کی طرح کی تو آپ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے, ہم اپنے سیاسی موقف کو مانیں گے. ہم سیاسی بات تو کر ہی نہیں رہے, ججمنٹس تو ابھی آئیں گی, چیزیں انڈر ٹرائل ہیں. ہم قانونی بات نہیں کریں, ہم سیاسی بات کریں کہ کیا وجہ ہے کہ تمام سوشل میڈیا, آپ لوگ ایک جلسہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا, میں چاہتی ہوں آپ جلدی سے کامنٹ کر دیں. اتنی سی بات, گزارش بہت ہی مودبانہ سی گزارش کہ لوگوں کو جاہل کہنے کی بجائے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی بات سن لیں. لیکن میں نے جاہل نہیں کہا ابھی تک اپنی کنورسیشن, ان ایجوکیٹڈ اردو میں, ان ایجوکیٹڈ اردو میں لیک آف اویئرنس کہا تھا آپ نے تو. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی جو آپ بات کریں اس کے متعدد فیکٹرز شامل ہیں, اس کے علاوہ اس کے بہت سے فیکٹرز شامل ہیں. ایک تو نیریٹو بلڈنگ جو کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ ڈیل نہیں کرتے. ابھی ان کے پر اصرار جو خاموشی ہے, میرا سوال بھی یہ تھا کہ وہ اسی لیے ہے کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے, تو یہ ان کے اپنے ہی نیریٹو کے خلاف نہیں جا رہا. آپ نہیں سمجھتے عمران خان صاحب کی پالیٹکس میں بہت سارے چیکس ہیں. وہ 2018 میں حکومت میں کیسے آئے تھے, میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے. جی میں یہی ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات تو وہ لوگ جو 85 سے حکومت میں آئے ہیں وہ بتائیں گے نا کہ ڈیل کے ساتھ اور بغیر کیسے آتے ہیں حکومت میں. لیکن میں ایک گزارش کروں کہ اچھا بریک کی کال آ رہی ہے, ہم بریک لے کے آتے ہیں, واپس آپ کا کامنٹ لیتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہماری سلسلہ جاری رہے گا, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس ونس اگین. بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ قسم کی ڈسکشن اس وقت ہماری جاری ہے. ایک اور ٹاپک, ایک اور خبر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. گزشتہ روز ایف آئی اے کی جانب سے سپریم کورٹ میں بشرا بی بی کی ضمانت کو چیلنج کیا گیا تھا. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ضمانت کے عمل میں سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اور جو استدعا کی گئی وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 23 اکتوبر کا فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور ضمانت منسوخی کی جائے.
ऐसे में जब तहरीक इंसाफ एक तरफ 9 नवंबर को जलसा करने जा रही है, कुछ अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, वो ये कि बुशरा बीबी ये जो जलसा है या जो नई तहरीक होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको वो लीड करने की कोशिश करेंगी या वो उसको लीड करेंगी, और उसको अपोज करने के लिए हुकूमत तैयारी कर रही है कि बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद नए केसेस बनाए जाएं और बुशरा बीबी को एक बार फिर से जेल भेजा जाए। क्या ये हकीकत है? कुछ अफवाहें हैं, ये सवाल लिए चलते हैं पहले आमिना शेख की तरफ। आमिना, हकीकत में ऐसा कुछ होने जा रहा है? नम्रा, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर हम बुशरा बीबी की इमरान खान से शादी और उसके बाद उनका सियासी किरदार और सब कुछ देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा। जो पंजाब की करप्शन और जो फरा गोगी और बुशरा इमरान और उस्मान बुज़दार का जो एक ट्राइका था, उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब PTI वाले टीवी पे आए, जब बुशरा बीबी का नाम टीवी पे लिया जाता है तो ये आके बड़ा उसको डिफेंड करते हैं इन अल्फाज में कि जी वो एक घरेलू खातून है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि जी मेरी बीवी का नाम आप टीवी पे लें भी नहीं, क्योंकि वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक सबसे पहले तो PTI को ये फैसला करना है कि क्या वो घरेलू खातून है या वो उनकी पॉलिटिकल लीडर है, और अगर वो घरेलू खातून है तब भी और अगर वो नहीं है तब भी क्या उनको इस्तिस्ना हासिल है हर तरह के चेक एंड बैलेंसेस से? क्या वो अगर किसी करप्शन का हिस्सा हैं? क्या उन्होंने अगर पाकिस्तान के साथ, सूबे के साथ किसी किस्म की ज़्यादती की, कोई लॉ एंड ऑर्डर के साथ गलत किया, जो पैसे बटोरे हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मद में, तो क्या उनको इस्तिस्ना हासिल है? किस बेसिस के ऊपर वो ये चाहते हैं कि बुशरा बीबी पे केसेस ना हो? एंड देन अगेन मोर सो अगर वो अगर इतना ऑब्वियस है तो फिर सजा भी मिलनी चाहिए नहीं तो तौर पे हमारे यहाँ सालों साल केसेस क्यों चल रहे हैं? फिर देखिए, ये कोई पहली बात ये है कि बुशरा बीबी का अकलौता केस तो नहीं है जो इतना अरसा चल रहा है। बहुत सारे केसेस हैं जो टाइम लेते हैं। पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो इसी पे नहीं, पर उसके ऊपर मैं आती हूँ ना। फिर जब केसेस को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत जजेस के नंबर बढ़ाना चाहती है तो आप लोग कहते हैं जजेस के नंबर क्यों बढ़ा रहे? फिर आप कहते हैं कि केसेस के अंदर टाइम ज्यादा लग रहा है। सो यू नो वी हैव टू पिक एंड चूज साइड्स एंड एवरी रॉन्ग दैट हैज बीन डन। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि एक बंदे को बहुत से केसेस से सफर करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है इतने लंबे अरसे के लिए, जस्ट बिकॉज हमारे पास पेंडेंसी ज्यादा है। तो ये भी गलत हो जाता है ना आवाम के साथ। मैं तो यही तो कह रही हूँ कि हर किसी के साथ गलत है। पहले 26वीं आईनी तरमीम को जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा अपोज किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, वो होने से भी ऑब्वियसली जो बैकलॉग है वो भी कम होगा, क्योंकि आईनी केसेस जो हैं वो आईनी बेंच के पास चले जाएंगे। अदर बेंचेस कैन कीप हेयरिंग द रेगुलर मैटर्स मोर डिलिजेंटली, क्योंकि एक बेंच जब पूरा दिन कोई और काम नहीं करता और एक आईनी केस को सुनता है और तो फिर बाकी सारे केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, राइट? सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव स्टेप में जा रही हैं तो फिर आप लोग कहते हैं, फिर दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि जी इतना टाइम क्यों लग गया। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो 2 तरामीम हम लेकर आए हैं इनके साथ चीज़ें बेहतर होंगी और वी हैव फुल ट्रस्ट एंड फेथ इन आवर जुडिशरी, अनलाइक प्रोबेबली साहब जिन्होंने सिर्फ एक जज को इंडिपेंडेंट करार दिया है। ठीक है साहब, हुकूमत तैयारी कर रही है बुशरा बीबी के खिलाफ कोई नए केसेस बनाने के लिए? देखिए, हुकूमत तो आमिना मान बेहतर बता सकती हैं कि हुकूमत क्या तैयारी कर रही है। माजी के अंदर तो हुकूमत ने इसी तरह की तैयारियां की। गुजारिश ये है कि आपने ये कहा कि हम बुशरा बीबी के जैसे केसेस को बेहतर और जल्दी रिजॉल्व करवाने के लिए 26वीं तरमीम की। बुशरा बीबी का तो केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। वो जो पिछले 2.5 साल से जिन मुकदमात में, जिन अदालतों में था, हम कल भी यही बहस कर रहे थे कि हाई कोर्ट की सीटें तो पूरी कर दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पे असल में डिलेज हैं, पेंडेंसीज हैं, उनको तो पूरी कर दें। तो 26वीं तरमीम की 100 एक्सक्यूज़ दें, लेकिन बुशरा बीबी 26वीं तरमीम की एक्सक्यूज़ नहीं है। अब आप उसके ऊपर दीगर बातें आर्गूमेंट कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते कि हम बुशरा बीबी जैसे लोगों को रिलीफ देने के लिए हमने 26वीं तरमीम की। सुनने वाला कोई इस बात को यकीन नहीं करता। देखिए, मैडम ने बात दुरुस्त फरमाई, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अगर आपके पास कोई मुकदमा है, आप उसको कानून के मुताबिक बनाइए, आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, प्रोसिक्यूट कीजिए, अदालतों में लेके आए। अभी तक आप जितने मुकदमे अदालतों में लेके आए उसमें से कोई कन्विक्शन नहीं हो सकी। जो एक कन्विक्शन आपने ज़बरदस्ती इलेक्शन से एक रात पहले रात के 4:30 बजे अदालत के अंदर करवा दी थी, वो ओवरटर्न हो चुकी है। उन तमाम केसेस के अंदर बेल्स हो चुकी हैं। तो भाई आप पिछले ये 1.5-2 साल से सारी हुकूमती मशीनरी आपके पास है, किसी ने आपको रोका नहीं। आधे लोगों को आपने पकड़ के जेल में डाला हुआ है। आप ले ना बयान, आप करें ना आगे कहानी। गवर्नमेंट की एक्सपर्टीज नहीं है ना पिछली गवर्नमेंट की तरह जाली मुकदमे बनाने की। तो जो सही मुकदमा है दैट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। तो सही तो एक भी मुकदमा नहीं बना, सबके अंदर कन्विक्शन हो, सबके अंदर एक्विटल हो चुकी है। अदालतें आपको इज्जत अफजाई कर रही हैं जजमेंट्स के अंदर की किस तरह के केसेस बनाए गए।
इस प्रोसेस को आपकी हुकूमत के ऊपर माजी के अंदर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का नैब और दीगर के थ्रू पीपल्स पार्टी जो आपकी आज एलाय है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब कहते रहे कि आप ये काम करते रहे हैं, इस तरह के केसेस से उन बातों को मजीद तकवीयत मिलती है। केस है तो करें, नहीं है वक्त खत्म हो गया। माजरत के साथ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पब्लिक पल्स। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।